हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी भाषा के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और पुराना वाला वीडियो आपने देखा ही होगा। उस वीडियो में एनएफई 2020 रूल के अकॉर्डिंग सारा चीज समझाया गया है। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बीए पढ़ने वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट सेम में हैं, उनके जो लैंग्वेज है उनमें हिंदी भाषा है। और जो बीएससी पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनका जो लैंग्वेज है वो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है। तो आज के वीडियो में उसी को हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी लैंग्वेज है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। अगर आप हमारे वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो रिलेटेड वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा चीज आपको मिल सकेगा। राइट ना। तो चलिए, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं ये यूनिट वाइज कितना क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनका पैटर्न है। यहाँ पर टू टाइप डिवाइड किए गए हैं। जो पहला इनका पैटर्न है वो क्या है, देखिए इसमें इनका सेक्शन दो डिवाइड किया गया है। 30 नंबर आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा इंटरनल और असाइनमेंट के बेस पर। और जो 70 नंबर है वो सेमेस्टर के जो लास्ट में एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम लास्ट में जो होगा उनमें 70 नंबर होगा। टोटल मिला के ये 100 नंबर का क्या होगा, एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जो 70 नंबर के वो डिवाइड किए गए हैं, कैसे डिवाइड किए गए हैं, यहाँ पर एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा, है ना। और नीचे में और आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन 4 4 नंबर का मिलेगा, तो टोटल हो जाएगा 20 नंबर। और ऊपर एक एक नंबर का कितना हो जाएगा हमारे पास 10। टोटल कितना हो गया 30। और 10 10 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा, कुल मिला के 40 यहाँ। और ऊपर कितना हो जाएगा, 5 क्वेश्चन 4 4 नंबर का रहेगा, तो ये 20 हो जाएगा। 40 और 20 60, और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। टोटल मिला के ये 70 नंबर जो सेमेस्टर एग्जाम होगा लास्ट में उनमें लिया जाएगा। तो मैंने इसको पूरा समझा दिया, और वीडियो आप देख ही लिए होंगे। एनएपी पर मैंने एक वीडियो और अपलोड कर दिया गया है। आई होप आपने उनको देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके उनको देख लीजिएगा। राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। इकाई पहला है, क्या रचनाएं हैं देखते हैं। पहला दिया है भारत वंदना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है ना, जो कविता लिखे हैं। तो इस पर शॉर्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो पैटर्न आएगा वो कैसे मिलेगा देखते हैं। ये नया पैटर्न है। छोटा छोटा क्वेश्चन क्या देगा वो उसी पर देंगे जहां पर यहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए आपको पूछ लेंगे कि भारत वंदन कविता किसने लिखा, तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है। और निराला। तो ऐसे करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इसी से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से सत्र में कौन कौन क्वेश्चन आए हैं ये आपको अच्छा से नॉलेज मिल जाएगा। आप बिल्कुल भी इनको स्किप करके मत देखिएगा, आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 20 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो है उसे आप बहुत सारा चीज समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। भारत वंदना कविता का मूल भाव अपनी भाषा में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको चिन्ह लगा लीजिए। राइट ना। ये पहला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत वंदन की शोभा वृद्धि के लिए कवि ने किन किन उप उपादानों का उपयोग किया है ना। इनको मत करिएगा। निराला की प्रगतिवादी रचना की विशेषता को बताइए या उल्लेख कीजिए। निराला की सर्वोत्तम देन क्या रही है, स्पष्ट विवेचन कीजिए, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। और ये पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, नो डाउट इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। अगला देखते हैं। भोला राम का जीव, ये लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी ने, व्यंग लिखे हैं, है ना। व्यंग दिए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला जो क्वेश्चन दिखा रहा है हरिशंकर परसाई लिखित, है ना, भोला राम का जीव व्यंग का सारांश दीजिए। ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दुर्ग यूनिवर्सिटी में 2023 में, दुर्ग यूनिवर्सिटी बीए में आपका 2022 में। ये क्वेश्चन कुल मिला के देखें तो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऊपर का जो क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी, उनमें अगर पूछे क्वेश्चन तो उनका अथवा नीचे हरिशंकर परसाई का क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखेंगे। भोला राम का जीवन का सारांश यही है, हरिशंकर प्रसाद परसाई जी जो लिखे हैं। तो भोला राम का जो जीव का सारांश है ये इसी के ऊपर है। तो ये तीनों क्वेश्चन का अथवा करके दिया है, उनका आंसर एक ही है।
और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए भोला राम की जीव व्यंग का उद्देश्य को बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, नो डाउट एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है। और देखते हैं, अब देखिए इसमें दिया है तीसरा, चोरी और प्रायश्चित महात्मा गांधी। ये निबंध पर लिखे गए हैं, निबंध दिए हैं इस पर। तो पहला पैटर्न दिया था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी का, दूसरा हरिशंकर परसाई का, और तीसरा है महात्मा गांधी का। तीनों में से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखिए अथवा करके पूछेंगे, चोरी और प्रायश्चित कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये अथवा करके तीन चार क्वेश्चन जो बनाए हैं ना, तो ये पहला क्वेश्चन को आप चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हैं कई बार, आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से सत्र में पूछे गए हैं। बिलासपुर यूनिवर्सिटी में 2021 में पूछे गए हैं, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन है, नीचे देखिए जरा, आत्महत्या का विचार करना सरल है, और लिखे हैं कि आत्महत्या करना सरल नहीं है, गांधी जी के इन कथनों की विवेचन कीजिए। नहीं, इसको मत करिएगा, नीचे वाला को भी मत करिएगा, बस बाकी आप उतना पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो उससे रिलेटेड चीज को आपको लिख देना है। ठीक है। तो ये इधर क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया, तो ए और बी पार्ट यहाँ दिया हुआ है। ये चोरी और प्रायश्चित महात्मा गांधी वाला दिया है, तो इनको अगर नहीं पढ़ पाए तो ऊपर के दो पार्ट जो आपको मैंने बताया, हरिशंकर परसाई और ऊपर में सूर्यकांत त्रिपाठी, उनको कर लीजिएगा। नो डाउट एग्जाम में आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। चलिए और देखते हैं, इकाई दूसरा से देखते हैं, हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना कैसे करेंगे। उनके अंतर्गत आते हैं उपसर्ग, आते हैं प्रत्यय, आते हैं संधि और समास, चारों को शामिल किया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इनको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आपने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा इसको, कि उपसर्ग क्या है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय क्या है, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। संधि क्या है, जैसे संधि और समास आपने पढ़ा होगा। संधि क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, है ना। तो संधि विच्छेद आपने किया होगा, जैसे विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है, विद्यालय। वैसे ही यहाँ पर आपको समझना है। समास तो आपने पढ़े होंगे, कितने प्रकार के समास होते हैं, उनके चीजों को आपने पढ़ा होगा और स्कूल में। तो ये हमारा जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर है, तो उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, समास की परिभाषा देते हुए समास कितने प्रकार के होते हैं उनको बताना है। ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसी में अथवा करके बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। अब आपको पूछ लेंगे समास क्या है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। तो ये समास के अलग अलग प्रकारों को अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं। अगर आप समास के एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो बाकी सारा चीज इसके अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समास वाला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है यहां से लेकर के पूरे लास्ट तक। ठीक है, तो इतना को आप पढ़ते हैं तो समास से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल समझिएगा। संधि की परिभाषा देते हुए स्वर संधि को समझाइए, है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर समास और समास का प्रकार अगर ना पूछे तो आपको संधि पूछेंगे। संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। तो ये आपके एग्जाम में आए हैं बहुत बार, ये देख सकते हैं कौन कौन सत्र में क्या क्या पूछे हैं, पूरा आप देख सकते हैं। स्वर संधि को परिभाषित करते हुए उनके प्रकार को बताना है, और संधि को परिभाषित करते हुए उनके प्रमुख प्रकारों को संक्षिप्त में बताइए। कुल मिला के ये पूरा क्या है, संधि है। ठीक है, तो बस वही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी और कुछ भी यहाँ का नहीं पढ़ना है आपको, तीसरा चौथा पांचवा इसको मत करिए, बाकी सब चीज क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम क्या होता है। और ये तो जानते हैं आप, उपसर्ग किसको कहते हैं, है ना। जैसे कि शांति लिखा है, उनके पहले अ लगा देंगे तो अशांति हो जाएगा, तो वो उपसर्ग की कैटेगरी में आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, एकदम सरल है। हिंदी लैंग्वेज, आपका हिंदी जो भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, फाउंडेशन कोर्स में बहुत ईजी है, इसी में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, और समश्रुत शब्द क्या होते हैं। इनको कहते हैं होमोफोन्स कहते हैं इंग्लिश में, समान उच्चारण देते हैं, ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आपने पढ़ा है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देखते हैं, पर्यायवाचित शब्द को परिभाषित कीजिए। पर्यायवाचित शब्द क्या होते हैं और समानार्थी शब्द क्या होते हैं, दोनों में अंतर पूछा गया है। और आपको खास करके ये परिभाषा ना पूछ के सीधा आप एक बात याद रखिएगा मेरा, पर्यायवाचित जैसे दिन का क्या होगा बताइए, जैसे राजा का क्या होगा, घर का क्या होगा, आग का क्या होगा।
ऐसे आपको पर्यायवाचित आपको पढ़ लेना है। और ये परिभाषा वगैरह ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, परिभाषा वगैरह ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। 2019 2018 में एक का बार पूछे गए हैं, लेकिन ज्यादा आपको नहीं पूछे गए हैं। तो ये सब ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है सीधा सीधा विलोम शब्द क्या है, जैसे दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात का विलोम शब्द क्या होगा, है ना, और शांति का विलोम शब्द क्या होगा। तो इस तरह से आपको विलोम शब्द पढ़ना है। ये ज्यादा आपको परिभाषा वगैरह इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये परिभाषा वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको पूछेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द को उदाहरण से ही समझाइए। तो थोड़ा फिर डेफिनेशन देख लीजिएगा अगर कभी कभार आ जाए तो। बाकी अभी तक हमने देखा है एग्जाम में विलोम शब्द डायरेक्ट पूछा गया है, 10 विलोम शब्द पूछ लेंगे आपको, 5 आपको पर्यायवाचित पूछ लेंगे, है ना, समानार्थी पूछ लेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये दिए गए हैं, तो आप उन्हीं चीजों को पढ़िए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कोई 5, तो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो ये वाला पार्ट जो हमारा बहुत इजी है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समश्रुत शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इनको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये, कोई भी बच्चे से नहीं छूटना चाहिए, और एकदम मेहनत करिए इसको अच्छे से, हिंदी में अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इकाई 3, हिंदी व्याकरण और रचना पक्ष क्या होते हैं। मुहावरे आपने पढ़ा होगा, मुहावरे क्या होते हैं। एक और वीडियो हमने पिछले साल अपलोड किया था, उनको आप जाके जरूर देखिएगा। इस सारा चीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि इनका मतलब क्या होता है। प्ले लिस्ट में जाना या हमारे चैनल में जा करके वीडियो में देखना। हिंदी पर हमने एक और वीडियो अपलोड कर दिया, पूरा लंबा क्वेश्चन, और साथ में हमने समझाया भी है वो चीज क्या होते हैं, उनको भी जाके आप जरूर देखना। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में अंतर क्या होते हैं, ये पूछा गया एग्जाम में, इनको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए इनको। मुहावरे क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ऐसे क्वेश्चन है। लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन 5 लोकोक्तियों के नाम, ये सारा चीज वही फिर लोकोक्तियों के ऊपर बात करेंगे, मुहावरे के ऊपर बात करेंगे। तो ये सभी चीज क्लियर है आपका, तो ये चीज आप कर लीजिएगा। लोकोक्तियों के 1-2 प्रश्न आप पढ़ेंगे, उनको कहावत भी कहते हैं फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा। कहावत, कहावत आपने बहुत सारे कहावत सुने होंगे, है ना। ये कहावत को अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत इजी है, ये आपका बहुत इजी है। मुहावरे की उपयोगिता, इसको मत पढ़िएगा, है ना, इनको मत पढ़िएगा यहां तक, ठीक है। और नीचे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मैं बोल रहा हूं आपको, सीधा क्वेश्चन देगा, परिभाषा नहीं पूछेगा, अंतर भी ये सब ज्यादा नहीं पूछेंगे, सीधा आपको पूछेंगे, मुहावरा दे देगा, उनको हमको बनाना होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य से प्रयोग कीजिए। जैसे कान कतरना, नाक में दम करके रखना, ये आपने पढ़ा होगा, परेशान करना। मक्खी मारना मतलब क्या होता है, बातों में आना, चींटी को पर लगना, कंचन बरसना, है ना। तो ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा। और दिया है यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन। 5 मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिए। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, और उनका प्रयोग करना है। कमर कसना मतलब तैयार होना। ऐसा क्वेश्चन दिया है, अगला का दुश्मन महामूर्ख। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड, ये पूरा टेढ़ी खीर, आंख पर पत्थर पड़ना, घी के दिए जलाना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, इसका मतलब। छाती पर सांप लौटना, अंधे पीसे कुत्ते खाए, छोटा मुंह बड़ी बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जिनको आप बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न को पढ़ना है, मेरा कहने का मतलब ये है। आप ऐसे प्रश्नों को मत पढ़ें, मुहावरा लोकोक्तियां क्या होते हैं उनके परिचय, ये क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है ना। 14 को मत पढ़िए ना, 15 को मत पढ़िए। यहाँ पर 13 को पढ़ लीजिए, 12 को पढ़ लीजिए, 11 को पढ़ लीजिए। 10वां पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, 9वां भी नहीं, 8वां भी नहीं पढ़िए। 7वां, 7वां को एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। बाकी जितना हमने चिन्ह लगाया है उनको पढ़ लीजिएगा। और लोकोक्तियों पर एक क्वेश्चन आए हैं बहुत बार एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इनका अर्थ तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं परिभाषिक शब्दावली एवं हिंदी में पद नाम और शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। पहला इनके अंतर्गत क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्द को परिभाषित करते हुए परिभाषिक शब्द निर्माण
की प्रवृत्ति क्या है उनको उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप चिन्ह लगा लीजिए, अथवा करके बहुत सारा क्वेश्चन दिए हुए हैं। परिभाषिक शब्द की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, चिन्ह लगा लीजिए। स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन मिलेगा लक्ष्य भाषा स्रोत भाषा। वो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा कहीं पर अगर मिले तो। जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, जिस भाषा में हम बोल रहे हैं वो हमारा स्रोत भाषा है, और जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या होगा, लक्ष्य भाषा। मान लीजिए इंग्लिश में कोई कोई इंसान इंग्लिश वर्ड को लेकर के हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, तो जो इंग्लिश भाषा होगा वो उनका स्रोत भाषा होगा, और जिसमें वो ट्रांसलेट कर रहा है या बोल रहा है वो उनका लक्ष्य भाषा होगा। ठीक है। और यह परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, तो ये परिभाषिक शब्द से एक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और 8-10 आपको परिभाषिक शब्द दे दिए रहेंगे, उनको हमको बनाना रहेगा। तो आप अपना वो देखिएगा, बुक है या जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल हो, उनके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको एकदम सरल दिया है। परिभाषिक शब्दावली पूछे ही पूछे एग्जाम में, बिल्कुल आपको छोड़ना ही नहीं है इसको। विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सब ग्रामर वाला पार्ट आपको छोड़ना ही नहीं है। ये सब क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है, सीधा सीधा मैं इसको क्राफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन मत पढ़िएगा। अशुद्धि को वर्गीकृत कीजिए, हाँ, शुद्ध अशुद्ध करने के लिए देंगे। जैसे एक आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो इनको शुद्ध कैसे करेंगे, तो अनेकों बोलने की जरूरत नहीं है, अनेक ऑलरेडी वो क्या है, अनेक बोलना है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नहीं, अनेक नाम है। तो अशुद्ध शुद्ध दिए रहेंगे, जैसे शुद्ध गाय के घी लाओ, ऐसा नहीं है, वो अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या करना है आपको, गाय के शुद्ध दूध लाओ या घी लाओ, जो भी है ना, दूध लाओ ऐसा होगा, घी तो डायरेक्ट गाय थोड़ी ना देंगे, है ना, ऐसा है। तो ये शुद्ध अशुद्ध करने वाला आपको दिया जाएगा, तो बिल्कुल सबको प्रैक्टिस करिएगा, ये पूरा प्रैक्टिस करने के लिए है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अपठित गद्यांश, आपने पढ़ा होगा। अपठित गद्यांश क्या होते हैं, अनसीन पैसेज क्या होते हैं, जिनको आपने कभी नहीं पढ़ा है और जो कहीं से उठा के उनको दे दिया गया है, और जिनको कभी आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपठित गद्यांश क्या होगा, वही आपको दिया रहेगा और उसी से आपको आंसर क्या करना है, निकालना रहेगा, और एकदम इजी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा, और ध्यान से पढ़ने के बाद सीधा क्वेश्चन में आप जाएंगे, और क्वेश्चन में जाने के बाद सीधा आप हाईलाइट करते जाएंगे और आंसर को आप आसानी से निकाल सकते हैं। नो डाउट अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, इनका महत्व क्या है, इनको पूछा गया है एग्जाम में बहुत बार, तो इनको आप जरूर पढ़िएगा फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं, हाँ, ये हमारा इतना में कंप्लीट हो जाता है, ये यूनिट हमारा चौथा कंप्लीट हो जाता है। एक चीज है फ्रेंड, इसके पहले जो पिछले पैटर्न था, एनएपी के पहले का पैटर्न था, तो उसमें अनुनाद वगैरह था, अनुनाद नहीं, अनुवाद, केमिस्ट्री है ना मेरा सब्जेक्ट, इसलिए अनुनाद में जा रहा है, रेजोनेंस में चला जा रहा है मेरा लैंग्वेज, ठीक है। बाकी जितना क्वेश्चन हमने आपको बताया, नो डाउट अपठित गद्यांश से एक प्रश्न मैं लिख के दे रहा हूं, ये गारंटी है इस यूनिट से आना ही आना है। तो बिल्कुल इनको ध्यान से पढ़िएगा, और इधर का क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है, वहीं सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये देखें कि हमारे पास जो ऊपर का क्वेश्चन है अपठित गद्यांश अगर पढ़ लेते हैं, तो उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे पास एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नो डाउट नो डाउट आपको इतना वीडियो देख के पूरा क्लियर समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या है। अगर इस तरह से वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके नॉलेज के लिए बहुत सारा चीज कलेक्ट हो जाएगा, और इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, आपका अच्छा नंबर बिल्कुल आएगा। बाकी हमसे जितना हो रहा है हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, और एक लाइक नहीं कर सकते आप तो कोई मतलब का नहीं है, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन लाइक जरूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं नए आए हैं चैनल में, तो ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने देखा कि हिंदी लैंग्वेज पर आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, और किसी तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में, और अगले जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। थैंक यू।